हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ठीक है, एक्स एंड वाई के लिए मॉक टेस्ट नंबर 18। और जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो भी डाउट्स होते हैं, पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ आप सबको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, तो चैनल मिलेगा आपको। लगभग 14-15 हज़ार बच्चे होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना वहाँ पर टेलीग्राम चैनल। ग्रुप भी है डिस्कशन के लिए, चैनल ज्वाइन करोगे तो ग्रुप वहीं पे मिल जाएगा। बाकी चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ जो भी लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए हमारी जो पीडीएफ आती है टॉप 500 सीरीज की, इसको बाय करके ना एग्जाम से पहले एक दो बार बना लो। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, रीजनिंग जितनी भी आपके पेपर में आएगी हमारे पीडीएफ से ही आएगी। कंसेप्ट जो हमने पीडीएफ में यूज कर रखा है पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट है, इससे डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा। जिसने इस पूरे पीडीएफ को एक दो बार बना लिया वो उसको पूरा का पूरा वर्बल नॉन वर्बल फोड़ने वाला एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिक्स वाई ग्रुप की सोच रहे हो या फिर अपने एक्स वाई का भर रखा है, तो वाई ग्रुप के अंदर जो मैथ आती है वो पूरी पीडीएफ के अंदर हमने क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस, मैथ में तो वीडियो सॉल्यूशंस और जितनी भी चीजें हैं, रीजनिंग में सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है, टाइप किया हुआ है, हैंड रिटन नहीं है। और इसके अंदर जितनी भी चीजें मैथ के अंदर सारा टाइप किया हुआ और सॉल्यूशंस वीडियो का लिंक है पीडीएफ में। आप एग्जाम में फोड़ोगे, कोई भी क्वेश्चन मान लो समझ में नहीं आता, जस्ट लाइक कि मेरे को अलजेब्रा का या फिर ट्राइगोनोमेट्री का समझ में नहीं आता है, तो आराम से वो सॉल्यूशंस आप वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, सब पीडीएफ को बाय करने के लिए करंट अफेयर और जीके की भी पीडीएफ है, रीजनिंग इंग्लिश की भी पीडीएफ है, एक्स एंड वाई दोनों के लिए है ये चीज़। आपने चाहे वो कैब की पीडीएफ और हमारी प्रैक्टिस पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ है। सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे 7279047787। इस नंबर पे मतलब व्हाट्सअप करो, कॉल मत लग करना, कॉल लगेगा ही नहीं। ठीक है, हम इसीलिए इस नंबर को रिचार्ज ही नहीं करते, परेशान कर देते हो कॉल कॉल कर। तो आप आराम से व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप कर करके व्हाट्सअप पे प्राइस पूछ लो, पेमेंट वहीं पे कर देना और आपको वहीं पे पीडीएफ व्हाट्सअप पे ही भेज दी जाती है। ठीक है, तो देर मत करो, एग्जाम से पहले बना लो। मैं गारंटी लेता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस पीडीएफ से या तो सेम कंसेप्ट पे आएंगे या फिर डायरेक्टली वहां से आएंगे। हर साल आते हैं हमारे टॉप 500 की पीडीएफ से। आज जाओ, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो टेंशन मत लो, एग्जाम में कैसे करना। सबसे पहले बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस कह रहा है, मतलब ऑडासिटी का सिनोनिम पूछ रहा है। मतलब जब भी कह रहा है सिनोनिम डायरेक्टली ना लिखे, सिमिलर वर्ड भी डायरेक्टली ना लिखे, बस ये कह रहा है ना कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब क्या होता है, जो इसी तरीके के अर्थ को देता है। ऑडासिटी का मतलब क्या होता है, ऑडासिटी का मतलब होता है साहस। ठीक है, मतलब साहस का मतलब क्या होता है भैया, तुम डर नहीं रहे हो किसी से, बोल्ड हो रहे हो। ठीक है, बोल्डनेस कहते हैं उसको। या फिर दूसरी भाषा में कहते हैं ना कि डेयरिंग, डेयरिंग है, डरता वरता नहीं है भैया वो किसी से, बहुत ही साहसी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और कह रहे हैं द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, मतलब उसके अगेंस्ट में इतने ज्यादा हमारे पास, या फिर हमारे पास नहीं, किसी के पास भी एविडेंस जो है उसके खिलाफ में, तो वी कैन नॉट डैश हिम ऑफ द क्राइम, हम उसको क्या नहीं कर सकते। ठीक है, उस क्राइम से उसको बचा नहीं सकते भैया, हम बरी नहीं करा सकते। तो जब भी कोई मान लो क्राइम है आपने किया है, आपको पनिशमेंट से बरी कराना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, पनिश। ठीक है, वी कैन नॉट पनिश, क्या हम उसको पनिश नहीं कर सकते, तो फिर तो गलत हो जाएगा भैया। उसके अगेंस्ट इतने सारे एविडेंसेस है तो आपको पनिश तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ये तो गलत है। फिर कह रहा है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है भाई, बरी कर देना। ठीक है, रिलीज का मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना। और इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा कर देना। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो इसके अंदर पहले तो इग्नोर भी भरेंगे ना, अगर फिल कर देते हैं वी कैन नॉट इग्नोर हिम ऑफ द क्राइम, तो क्राइम से इग्नोर कर रहे हो, ये तो फिर बेहुदापन हो रहा है, ये बोलने का सेंस ही गलत है। कह रहे हैं हम क्राइम से इग्नोर नहीं कर सकते, क्राइम से इग्नोर नहीं होता भैया, उसकी गलतियों से इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम कह सकते हैं जो जो क्राइम किया है ना उसने, उसके लिए उसको हम बचा नहीं सकते, तो या तो रिलीज या फिर एब्जॉल्व। तो जब भी दोष से मुक्त या फिर बचाने के अर्थ में ना, हम बरी करने के अर्थ में ये करते हैं, एब्जॉल्व वर्ड का यूज करते हैं, रिलीज का नहीं। रिलीज का मतलब होता है कोई भी इंसान अगर कहीं बंद है, उसको वहां से निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसको रिलीज कहते हैं, मुक्त कर देते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोष मुक्ति के अर्थ में हम लोग एब्जॉल्व का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर बी है। ये समझ में आ गई हूँ। फिर कह रहा है इफ आई इनहेरिटेड $1 ट्रिलियन आई डैश द मून। ठीक है, कहाँ गया भाई, हाँ, मतलब उसके पास अगर $1 ट्रिलियन होता है ना, तो वो मून पे होता है। तो ये ऑब्वियस ही चीज है, ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी सेंटेंस है।
टॉप 52 रूल्स के अंदर मैंने कुछ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाई थी। उस कंडीशनल सेंटेंसेस में यही पढ़ा था, जब भी हम कोई भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास ना ट्रिलियन डॉलर्स रुपीज होते हैं, अगर $1 ट्रिलियन होता तो मैं चांद पे चला जाता। या ना तो फिलहाल अगर जिस सिचुएशन में जी रहे हैं उस सिचुएशन में $1 ट्रिलियन हमारे पास होगा, ना हम चांद के पास जाएंगे। ये सीधे चीजें क्या है, कल्पना से रिलेटेड है। ठीक है, तो कल्पना कर रहे हैं, जब भी कल्पना कर रहे होते हैं तो इफ क्लॉज के बाद जो सेकंड क्लॉज होता है उस सिचुएशन में सब्जेक्ट कोई भी हो, इफ आई हो, ही हो, सी हो, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, मैटर नहीं करता, उनके साथ वर्ब कौन सा यूज करते हैं। कहोगे सर ये तो वर्ब का मैटर ही नहीं करता, तो सब अगर ये टेंस यहाँ पे दे रखा है ना क्या भैया, तो अगर देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेज हो तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन वर्ब वाला तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे सेकंड रूल मैंने बता रखा था आपको, ये सब्जेक्ट के साथ जब V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है आपको ये चीजें। तो ऑब्वियस चीजें अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे क्या लगता है, वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। अगर ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट में होता, वुड हैव प्लस V3 का यूज करते। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने बताया था ना, कि पहला बताया था कि आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई काल्पनिक शब्द है, इमेजिनरी है, तो आगे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते। अगर मैं राजा होता या फिर अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, वो हो गया इमेजिन करने वाला। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे अधिकार में हो तो हम वर का यूज करते हैं, फिलहाल हमारे अधिकार में नहीं ऑब्जेक्ट ऑप्शन में। सेकेंड रूल हमने पढ़ाया था, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रखा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड का यूज करेंगे और वुड के साथ V1 का यूज करेंगे। थर्ड मैंने क्या पढ़ाया था, अगर सब इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 का यूज कर रखा गया है, तो हम सेकंड क्लॉज में क्या करेंगे, वुड के साथ क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, देन हम V3 का यूज करेंगे। ये सभी चीजें मैंने पढ़ाया था आपको। फिलहाल के लिए यहाँ पे वुड ट्रेवल टू हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप कहोगे वुड हैव ट्रेवल्ड क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हैड नहीं है, हैड होता तब हम वुड के साथ ऐड करते हैं। मैंने तीनों रूल्स का रिवीजन कराया, क्यों, क्योंकि एग्जाम करीब है। एक रूल बता दो तो हो सकता था 2 रूल आप भूल गए होगे, तो तीनों को अभी अभी याद हो गया होगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, लास्ट टाइम मेरे को ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है, रिविजन बढ़िया। श्याम इज इग्नोरेंट डैश इज मिस्टेक। अब मेरे को एक बात बताओ, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के साथ जनरली कौन सा प्रीपोजिशन आते हैं, तो कहोगे सर ऑप्शन देखो, इग्नोरेंट पे हो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इग्नोरेंट अगर किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम इग्नोरेंट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। एक प्रीपोजिशन का सवाल है। आगे कह रहा है ही वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड डैश इज फेलियर। ठीक है, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है बहुत हो जाना, तब आप कहते हैं ना कि शॉक हो गया, ठीक है, तो वही चीज़ है एस्टोनिश। तो ये अपने साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऐड को लेके आता है। कल जो होगी आपकी 6 तारीख को फिक्स प्रीपोजिशन की एक क्रैश कोर्स अपलोड मैं करूंगा, वहां से आप प्रीपोजिशन क्लियर हो जाना। ऑलमोस्ट 90% चीज़ें उस वीडियो से आएंगी, अगर आपके एग्जाम में आनी होगी तो। बाकी 10% तो हम भगवान तो है, ठीक है। 95% चीज़ें कह लो, 5% कह लो भगवान नहीं है, बाकी 95% तक हम, यही टारगेट रहेगा कि आप 95% शिफ्ट में फिक्स प्रीपोजिशन हमारी उसी क्रैश कोर्स। बाकी मान भरोसे, टेंशन ना। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। एस्टोनिश के साथ ऐड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाओ। चलो, ही सेड टू सीता व्हाई डू यू एनॉय हिम। ठीक है, सीता ने कहा तुम उसको एनॉय क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो, मतलब सीता ने नहीं कहा, उसने सीता से कहा कि व्हाई डू यू एनॉय हिम, मतलब क्यों एनॉय करते हो। तो पहली बात उसने कहा सीता से, ठीक है, क्यों एनॉय करती हो, मतलब क्यों तंग करती हो, तो कौन तंग कर रहा है या फिर कर रही है। तो ऑब्वियस चीज़ है, मैं अगर सीता से कह रहा हूँ तो क्यों तंग कर रही, तो सीता है, वो सीता तंग कर रही है। सीता क्या है, लड़का है कि लड़की, तो लड़की है। जब सीता लड़की है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे डायरेक्ट से, तो यू का क्या बनेगा, सी बनेगा सीता के लिए। समझ में आ रही है। तो सी कहाँ पे कहोगे सर, मास्टर तीनों के अंदर, चारों के अंदर सी सी दे रखा है, बहुत खूब है। लेकिन जब हम वाई का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक चीज ध्यान दो, जब भी ये क्वेश्चन मार्क है तो हम सेड टू को तो आक्स्ट में चेंज कर देंगे, तो आक्स्ट एबीसी के अंदर है, और वाई के जस्ट बाद क्या होगा, अब हम लोग ना ये जो सीन है, जब क्वेश्चन मार्क हटाना होता है तो हम एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते, वाई के साथ एक सब्जेक्ट आएगा, देन कोई वर्ब का यूज होगा। तो अब ये चीज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, वाई सी एनवॉइड हिम, ठीक है। चलो 20 का सही है।
कहोगे डी काहे नहीं होगा, इसमें भी है वाई सी एन ओएडियम। तो देखो इसमें सेड टू का सेड टू लिख रखा है, हमने को सेड टू को आस्ट में चेंज करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। आफ्टर इवान हैड फिनिश्ड रीडिंग ही पुट आउट द लाइट। अब इसके अंदर बताओ क्या एरर है। आफ्टर इवान हैड फिनिश्ड रीडिंग ही पुट आउट द लाइट, इसके अंदर अगर कुछ एरर है तो आपके दिमाग में आ रहा है तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो। ऑब्वियस चीज़ें आपको आफ्टर के वाला रूल मैंने पढ़ाया था कि आफ्टर के साथ किस टेंस में यूज करते हैं हम, बिफोर के साथ किस टेंस में यूज करते हैं हम लोग। चीज़ें समझ में आ गई। आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है। तो ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो बिफोर पेशेंट डाइड। ठीक है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। क्या कहते हैं, बिफोर डॉक्टर एड रीच द पेशेंट डाइड, मतलब वही उसके आने से पहले वो मर गया था। या फिर स्कूल में या फिर क्लास में टीचर आने के बाद बच्चे खड़े हो गए, वो सब जो आपने सेंटेंस पढ़ा होगा वही चीज़ है। आफ्टर इवान हैड फिनिश्ड रीडिंग ही पुट आउट द लाइट, मतलब उसने जब पढ़ना बंद कर दिया उसने लाइट को बंद कर दिया। तो आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेकंड क्लॉज जो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही पुट आउट द पुट का पुट ही बन जाता है। पुट आउट का मतलब होता है लाइट को बंद कर देना, बुझा देना या फिर बाहर करना भी होता है। बुझा देने के अर्थ में भी पुट आउट का यूज होता है, सही है। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं। अगर बिफोर के साथ जनरली हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं और आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट का, तो ये चीज़ आप याद रखें। ऑप्शन नंबर डी है, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। तमाशा देखो इसके, कह रहा है आई एम पेड वीकली बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ना आपको एक्टिव वॉइस में ले जाना, ये ऑलरेडी पैसिव में है। तो आई एम पेड, तो ये चीज़ जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर है। आई एम पेड है, तो आई एम पेड जो है ना मुझे पे किया जाता है बाय माय ऑर्गेनाइजेशन। माय ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में कहाँ माय ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है तो पेज होगा, बिकॉज यूल विल तो है फ्यूचर इंडिफिनिट में, पेड है पास्ट इंडिफिनिट में, वुड पे तो खैर ये भी पास्ट का है, विल का पास्ट वुड होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है सी हैज बीन राइटिंग द बुक सिंस इज इन हर 20s एंड लास्ट इट्स फिनिश्ड। ठीक है, अब इसके अंदर एरर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नो एरर मार दो, मास्टर ने जैसे ही मूड में नो एरर वाला दे रखा होगा। ऐसा नहीं है, एक परफेक्ट रूल खोजो। अगर मैं कहता हूँ ना कि तुम जब आप या फिर आप जब थे ना 17 साल के, तो आपने ये काम किया था। भैया जब आप 17 के थे, आप जब 15 साल के थे, पास्ट वाली चीज़ें है ना, ये आप पास्ट के बारे में बता रहे हो। ऐसा थोड़ी कि भी 17 साल की हो, साल का एयरफोर्स के फॉर्म 17 साल पे भर ही नहीं सकते, 15 साल पे भर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट की बातें बता रहे हो। या फिर चलो मान लो आप 20-21 जो भी है आपका, 18-19-20 जो भी चल रहा है आपका, तो आप पास्ट के बारे में बता रहे हो। तो पास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो। तो जब वो कह रही है द बुक, मतलब उसने लिखना शुरू कर दिया था, जो भी ये सीन है यहाँ पे, सी इज इन हर 20s, अपने क्या कर रहा भैया, जब वो 20s में थी मतलब 20 साल की थी, तो यहाँ पे सी पास होगा ना इसकी जगह पे। जब वो 20s की थी तब से वो आ रही है, तो ठीक है। सी हैज़ बीन राइटिंग, वो अभी भी लिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ बीन सही है क्योंकि वो अभी भी लिख रही है, अपनी 20 साल की थी तब से। लेकिन जब 20 साल की थी तब आज भी 20 साल की तो नहीं, थोड़ी की जिंदगी भर 20। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें आपको इसकी जगह पे वाज कर दो, चीज़ें समझ में आ रही हो। मेरा बैरियर क्या बताओ, एक क्या है अपोजिट बताओ बैरियर का। बैरियर का मतलब होता है ना मेरे लाइफ में तुम बैरियर ना बनो, मतलब तुम हमको रोकने टोकने वाले ना बनो। तो अपोजिट क्या हो जाएगा बैरियर का, तो रोक रहे हो किसी चीज़ से और किसी के लिए दरवाजा खोल रहे हो, जा भैया जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जैसे कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले, तो नंबर डी ओपनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है कोई चीज़ें जो भाग्य भरोसे चल रही हो। फेथ का मतलब क्या होता है, भाग्य। कोई भी चीज़ जो भाग भरोसे चल रही हो, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, फर्मली हेल्ड बिलीफ। मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि हम क्यों पढ़े, हमारे भाग्य में होगा तो हम एयरमैन बन, अग्निवीर बन जाएंगे, हमारे भाग्य में नहीं तो हम लाख रुपए नहीं बनेंगे। ऐसे भी बहुत सारे नल्ले हैं जो सोचते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हमारी जॉब लगेगी, वरना पढ़ने लिखने में क्या है, झूठ मूठ दिमाग खराब हो जाएगा, झूठ मूठ का दिमाग खराब हो जाएगा, मारो सुट्टा रोड पे घूमो। ठीक है, भाग्य में होगा, ऐसा सोचने वाले क्या होते हैं, फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब उसको पूरा पूरा जो है ना अपने भाग्य पर विश्वास, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 20 है। फिर कह रहा है द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर, मतलब एक ऐसा साइंस, ऐसा आर्ट
जिसके थ्रू आप वेजिटेबल्स को उगाना, फ्रूट्स को उगाना और फ्लावर्स को उगाने के बारे में सीखते हो, उसके अध्ययन को या फिर उस साइंस को क्या कहते हैं। जैसे सेरीकल्चर में क्या करते हो, रेशम की बागवानी सीखते हैं हम लोग। विटीकल्चर में अंगूर की बागवानी करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर का बागवानी या फिर बागवानी सीखना, या फिर ये एक प्रकार की जो कला है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक है जंबल सेंटेंस, करेक्ट रीअरेंजमेंट करो। दिस रूम इज कॉल्ड द पोर्सलेन कैबिनेट, ठीक है। अब कौन सा रूम है पता नहीं है, या ए से स्टार्ट करें। कहोगे क्यों पता नहीं है, तो ए से क्यों स्टार्ट करेंगे, मैं बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ यह रूम, मेरे को ये नहीं पता कौन रूम, तो ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई है, बी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन को भी गोली मार, ठीक है। बी से नहीं स्टार्ट करते बिकॉज एंड से नहीं स्टार्ट हो रहा है। डी में कह रहा है बट से भी कोई चीज स्टार्ट नहीं होता। डी में कह रहा है नाउ देयर आर नो मोर ट्रेजर हियर, देयर इज ओनली प्रोक्लेन, ठीक है। अब इससे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ 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 क्या क्या बोल दिया, हियर देयर का यूज कर दिया, कुछ नहीं है। यहाँ पे नहीं है, कहाँ है भैया ये चीज, यहाँ पे नहीं है वहाँ है, ये क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। तो बचा हमारे पास दिस रूम, मतलब कोई एक रूम होगा, इमेजिन कर लेंगे, उस रूम के बारे में कोई बताना चाह रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं दिस रूम इज कॉल्ड द प्रोक्लेन कैबिनेट। अब इसके बाद ए के बाद बी का यूज करेंगे, डी का। अब ये चीज बी का यूज करके देखते हैं, क्या रहा है। एंड इट वाज एक्चुअली द रूम वेयर दे केप्ट द रॉयल ट्रेजरर्स अप अंटिल 1911 1911, ठीक है। तो अब बी का यूज करें या फिर डी का यूज करें। अब डी को भी पढ़ के देख लेते हैं, कह रहा है नाउ देयर आर नो मोर ट्रेजर्स हियर, देयर आर ओनली प्रोक्लेन। अब ये चीज कह रहे हैं ना, देखो ये जो रूम है वो प्रोक्लेन कैबिनेट है, ठीक है। प्रोक्लेन कैबिनेट से कहा जाता है, क्यों। अब क्यों का रीजन भैया यहाँ मिलेगा। एंड इट वाज एक्चुअली द रूम वेयर द दे केप्ट द रॉयल ट्रेजर्स अप अंटिल 1911, क्योंकि वहां पे जो रॉयल ट्रेजर्स होते, खजाना होता था, वो रखा जाता था 1911 तक। लेकिन ठीक है, रखा जाता था, लेकिन डी में कह रहे नाउ देयर आर नो मोर ट्रेजरस। अब यहाँ पे कोई ट्रेजरस नहीं है, तो ट्रेजरस का हम डी वाला यूज करेंगे, बी वाला, ये चीज समझ में आएगा। बी को पहले यूज करेंगे तब, क्योंकि बी में ये कह रखा है यहाँ पे पहले 1911 तक रॉयल ट्रेजर्स रखा जाता था, लेकिन अब कोई ट्रेजरस नहीं है, ट्रेजर्स नहीं है, मतलब कोई खजाना नहीं है। तो ऑब्वियस चीजें डी में अगर पहले रख दे तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस खजाने की जिक्र की जा रही है। तो बी से समझ में आ रहा है कि किस खजाने की, रॉयल ट्रेजर्स की यूज की जा रही है। ए के बाद बी और उसके बाद डी, देन सी कर दो, क्योंकि बी के बाद डी आएगा ही कि 1911 तक ट्रेजर्स रखे जाते थे, अब नहीं रखे जा रहे, प्रोक्लेन है यहाँ, ठीक है। तो ऑब्वियस चीजें ए बी डी कहाँ, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, देन सी कर। फिर कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स बताओ। नो वन वांट्स टू हैव एक्स्ट्रा वर्क टुनाइट, यहाँ पे क्या फिल करें। तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज है, अगर आप सोच रहे हो डोंट ही डोंट दे तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो वन ऑलरेडी आ रखा है, एक निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग निगेटिव नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ये में आ रहा है, जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं, ये चीज ध्यान देने कि नो वन के साथ, ईच के साथ, नो बडी के साथ, एवरी वन के साथ हम जब भी सब्जेक्ट निकालते हैं, ही बेस पे नहीं, वो दे पे आधारित दे निकालते हैं। ये सब जितने भी हैं, नो वन, एनी वन, ठीक है, नो बडी, एनी बडी, ईच, एवरी, एवरी वन, इन सभी के साथ जो आपका यहाँ पे प्रोनाउन निकलता है वो दे के दे निकलता है, ना कि ही निकलता है। तो डू दे निकलेगा, डज ही नहीं निकलेगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, बढ़िया। क्वेश्चन टैग मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था ये। फेयर प्ले का मतलब क्या होता है कि इडियम में, फेयर प्ले का मतलब होता है ईमानदारी भरा। यहाँ भी पूरी तरीके से ईमानदारी हो रही हो, बेईमानी ना हो। क्या हो जाएगा, जस्टिस, इक्वल एंड राइट एक्शन टू समवन, किसी के साथ जस्टिस कर रहे हो, इक्वल मतलब बराबरी का चीज करो, राइट एक्शन करो मतलब कुछ टाइप का बेईमानी नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही। फिर कह रहा है इंटीग्रेट का मतलब बताओ और इसका अपोजिट बताओ। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं सर, मतलब किसी पहले से कोई चीज में दूसरी चीज का जुड़ाव कर दे रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं दूसरी चीज को और उसके अंदर शामिल कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट। अब मान लेते हैं कि जो चीज आपने ऐड कर दिया उसको बाहर निकालोगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, और बाहर निकालने को कहते हैं सेपरेट, ठीक है। सेपरेट का स्पेलिंग एक याद रखना, सेपरेट ऑप्शन नंबर डी में। कभी कभार मिस स्पेल्ड में इस वर्ड को डाला जाता है, सेपरेट को। सेपरेट किस तरीके से लिख दी जाती है, सेपरेट। बच्चे सोचते हैं ये तो है सेपरेट, सेपरेट तो सेपरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है सी ही सेड टू हिज सिस्टर आई विल डू माई बेस्ट टू मेक दिस डे मेमोरेबल, ठीक। उसने अपने सिस्टर से कहा मैं जो
करूँगा, अपना बढ़िया दूंगा या फिर अपना बढ़िया से करूँगा इस डे को मेमोरेबल यादगार बनाने। भाई ये सेड टू ही सिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, टोल्ड ही सिस्टर बनेगा, डेट इज क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर है तो यहाँ पे सेड टोल्ड हो जाता है। टोल्ड टोल्ड ठीक है, डी तो नहीं बनेगा, कट गया। और आई विल का क्या बन जाएगा, अब उसने कहा तो आई, तो जिसने कहा उसके आधार पे आई का ही कर दो और ही वुड हो जाएगा। ठीक है, और वुड के साथ कभी भी भी3 नहीं आता एक्टिव के अंदर, वुड बी प्लस भी3 आता है, तो वुड के साथ डन का यूज करना तो भाई गलत है। ठीक है, और दिस का बन जाएगा डैट, ए के अंदर दिस है तो इसको यूज करेंगे नहीं। बचा कौन सा, सी नंबर खाली। हमने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं, थोड़े थोड़े चीज़ों को निकाल के आंसर कर दिया, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ऐसे बनाना एग्जाम में बड़ा मदद मिलेगा। 80 नंबर कह रहा है द अर्थ वुड बी अ फ्रोजन बॉल इफ देयर वाज नो रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन। अब जो चीज़ें मैंने बताई आर पे बनाओ, जैसे मैं कहूँ ना, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैंने क्या कहा, इफ आई वेर बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में जाके छमक छल्लों की तरह उड़ने लगता। ठीक है, या तुम पक्षी ना कभी होगे ना कभी उड़ोगे। अब कह रहा द अर्थ वुड बी अ फ्रोजन बॉल इफ देयर वाज नो रेडिएंट हीट फ्रॉम द सन। कह रहा जो देखो, अगर सूर्य से कोई भी रेडिएशन नहीं आएगी, रेडिएंट हीट नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी, अर्थ क्या हो जाएगा, एक फ्रोजन बॉल हो जाएगा, मतलब बर्फ का गोला हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि सूर्य से रोशनी ना आए पृथ्वी पे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आएगा ही, कभी कभार बादल की वजह से नहीं आया, वो चीज़ अलग है, लेकिन जो कहना चाह रहा है इस सवाल में वो पॉसिबल नहीं है कि साफ सूरज भगवान गोलमाल रिटर्न हो जाए, मतलब गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं संभव है। सूर्य से रोशनी आएगी तो कल्पना कर रहा है, बेहुदा ऐसा ही कल्पना करते हैं कुछ लोग, सनकी होते हैं ना, ऐसा ऐसा कल्पना करते रहते हैं। जैसे आपने शॉर्ट्स वीडियो भी देखा होगा, सोचो अगर दुनिया से सारे लोग गायब हो जाए तो आप अकेले इस दुनिया में, तो आप क्या करोगे, प्याज छिलेंगे और क्या करेंगे, ऐसा कभी पॉसिबल है? बाकी जब सब चले जाएंगे तो हम क्या यहाँ प्याज छिलने के लिए बचेंगे, फिर मर जाएंगे। अब जब ये भी सवाल वैसा ही है कुछ, कि जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी चक्कर किसका लगाएगा, जब पृथ्वी चक्कर नहीं लगाता तो मतलब बहुत सारे जो फोर्सेज एक दूसरे के बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो ये हॉल बनेगा कहाँ से, तो बेहुदा फन है। तो ये कल्पना है, जब भी कल्पना है तो इफ देयर वर होगा ना की बात। ठीक है, मैंने कहा इफ आई वर बर्ड, आई वर अ बर्ड, तो यहाँ पे मैंने बोला ना काल्पनिक चीज़ों में खाली कोई भी सब्जेक्ट हो, वाज का ना करके वर का यूज़ करते, तो वाज की जगह पे वर का यूज़ करते। चीज़ें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एट वंस। आप एक्टिव बनाओ, बिकॉज ये ऑलरेडी कह रहा है ना कि लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बी प्लस भी3 है, तो यहाँ पे क्या भाई ये पैसिव में है, तो ये एक क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, पोस्ट दिस लेटर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ लेटर, सॉरी ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, लेटर नहीं, एक गिलास लेटर तो नहीं मंगा सकते, वाटर मंगाते हैं, तो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होने वाले को कहते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। तो वैसे अगर इनका हमको एक्टिव बनाना है तो वो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होगा, डायरेक्टली वर्ब से होता है पोस्ट दिस लेटर एट वंस। पोस्ट एक वर्ब है, ही कोई वर्ब नहीं है, दिस कोई वर्ब नहीं है, दिस कोई वर्ब नहीं है, तो बना क्या भैया, पोस्ट एक वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर डी का सही है, पोस्ट दिस लेटर एट वंस। 20 और एंड क्वेश्चन कह रहा है क्वाइटली का बताओ एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, एडवर्ब है, क्वाइटली एक प्रकार का एडवर्ब है, और क्वाइट इसका क्या है, एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्वाइट, देखो क्वाइटेड और क्वाइटिंग कुछ नहीं होता है, फालतू चीजें दे रखी है बेवकूफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, 20 में से कितने सही किए, और बाकी जाने से पहले सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।